सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ हैं राना ताहिर, अनवर अब्बास और अदील वड़ाइच। और जिन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे सारे बड़े अहम इश्यूज़ हैं। शहबाज शरीफ साहब का मामला, उनको लाहौर हाई कोर्ट ने घंटों में इस बात की इजाज़त दी कि वो चले जाएं बाहर अपने इलाज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको रोक लिया। अब क्या ये जो गवर्नमेंट ने रोका है उसको वो सस्टेन कर पाएंगे या ये आर्जी तौर पर कामयाबी हुई है हुकूमत को? क्या मामला है, हाई कोर्ट का क्या डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट के कहा जा रहा है कि डिसीजन की वायलेशन थी, इस पर बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान जिसने एक जलजला बर्पा कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि आर्टिकल 370 जो है वो भारत का इंटरनल मामला है। जो कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को जो एनेक्स किया भारत ने, जिस आर्टिकल को अबॉलिश करके जो स्पेशल स्टेटस देता था कश्मीर को, वो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये भारत का और कश्मीर का इंटरनल मामला है। और जब थोड़ा प्रेशर पड़ा है तो फिर उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें भी ये नहीं कहा कैटेगोरिकली कि जो मैंने 370 के बारे में कहा था वो गलत था, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया, ये ऐसा नहीं है। बस एक ट्वीट कर दिया कि लेट मी क्लियर दैट। अब ये सफारतकारी सारा अल्फाज का खेल है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पक रहा है जिसकी पर्दादारी जो है वो की जा रही है। इस पर बात करेंगे हम कि ये सारा मामला क्या है। फिर दूसरा दौरा सऊदी अरब, कि अचानक ये क्या हुआ कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के इतने करीब आ गया, कौन इसके पीछे है? ये अगर कोई नई अलाइनमेंट हो रही है जिसे हम रीअलाइनमेंट कह सकते हैं, तो फिर ये रीअलाइनमेंट कोई ना कोई ताकत तो इसके ना। क्या सऊदी अरब अमेरिका से इतना मायूस हुआ कि पाकिस्तान के साथ आ मिला, और इसलिए आ मिला कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है? तो ये कहाँ सारी बात जाके रुकेगी? क्योंकि बहुत सारे तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि ये चीन है, चाइनीज़ फैक्टर, जिसने पाकिस्तान को दोबारा सऊदी अरब के साथ ला के खड़ा किया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए मुज़ाकरात की बात हो रही है, गुफ्तगू की बात हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं खित्ते में, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं सारी की सारी। शाह महमूद कुरैशी की जो गुफ्तगू है, दौरा सऊदी अरब जो है, उसके बाद अब और जो एक डेलीगेशन आने वाला है सऊदी अरब से, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी आएंगे। तो देखना यह है कि ये कहाँ तक जाएगी ये बात। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर दोबारा अगर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नई ऑलिव ब्रांच अगर एक्सटेंड की सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब और अमेरिका की क्योंकि मोहब्बत बहुत पुरानी है, ऐसा ना हो कि वो पुरानी मोहब्बत फिर जाग जाए और प्रिंस वापस चले जाएँ। ये सब क्या है, तो इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अदील वड़ाइच की तरफ जाता हूँ। अदील, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शदीद बारिश की वजह से नहीं आ सके हमारे पास और स्काइप के ज़रिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मामला है शहबाज शरीफ साहब का, दो तीन इसके बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला दे चुकी है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केस में कि जो ज़मानत आपने देनी है उस पर आपने मेरिट को डिस्कस नहीं करना। और ये जो बेंच जिसने ये फैसला दिया था, इसमें जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसफ सईद खान खोसा, मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल, और ये जजमेंट लिखी थी आसफ सईद खान खोसा साहब ने। और इस पर मेरे सामने वो पड़ी हुई है जिसमें बड़ा वजाहत से ये कहा गया कि जो केस है वो ज़मानत का, उस पर मेरिट डिस्कस नहीं हो सकता। लेकिन ये जो केस है, ये जो फैसला किया 3 मेंबर बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के ज़मानत का, जिसमें जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने ये फैसला तहरीर किया, उसमें तो उन्होंने सारा केस ही ख़त्म कर दिया। और उसमें उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, अगर हम उनको पढ़ें तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग उसमें पॉइंट्स हैं कि जिसके मुताबिक जो अब नैब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो साबित करे कि इन्होंने करप्शन की है। और वो जो नैब का ऑर्डिनेंस है जो ये बताता है कि बेसिकली ये मुल्ज़म की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बयान करे कि उसके पास ये सारे एसेट्स कहाँ आए। तो ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो आपस में ये जो फैसले हैं, ये तो बिल्कुल एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है अदील वड़ाइच?
समी साहब, ये तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बंद बांध दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हद मुतय्यन कर दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ना करती तो न जाने निचली अदालतें जो हैं वो क्या क्या मुतजाद फैसले कर रही होती। देखें कि दोनों भाइयों के खिलाफ जो केस थे, नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड वाला केस और ये जो एसेट बियॉन्ड मींस का केस शहबाज शरीफ के खिलाफ, दोनों जो हैं उस पर सेक्शन 9 का इतलाक होता है, जिसमें जो मुल्जिम है उस पर बारे सबूत होता है, उसको अपनी मनी ट्रेल देनी होती है, उसको वजाहत देनी होती है। लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के केस में और अब शहबाज शरीफ साहब की जमानत के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने जो लिखा कि जी कोई किकबैक्स नहीं ली, कोई रिश्वत नहीं ली, आपको इस स्टेज पर ये करार दे रहे हैं। और ये तो केस ही जो असासे आमदन से जायद का केस है जिसमें मनी ट्रेल शहबाज शरीफ ने देनी है। इसमें तो बारे सबूत ये कानून कहता है कि ये मुल्जिम ने देनी है और उसमें नैब पर सारा मलबा ज़ाहिर डाल दिया गया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज वाजे की हुई है कि केस के मेरिट्स जो हैं वो जमानत का जो फैसला है उस पर ये फैसला असरअंदाज नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद ऑब्जर्वेशंस तो आई हैं। आमतौर पे ये होता है, इससे पहले एक दो केसेस में देखा गया था कि उसमें ये वाजे कर दिया जाता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, इसका कोई ऐसी बाइंडिंग, कोई ऐसा इतलाक नहीं होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा केस था। ये बहुत बड़ा केस इस अंदाज में था। देखिए, बात सुने, एसेट बियॉन्ड मींस का अदील मेरी बात सुने, केस बड़ा हो या छोटा हो, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक तय कर चुकी है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने इस पर एक फैसला दिया जो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बिल्कुल दूसरी सिमत में जा रहा है। और दूसरा, जरा मैं चाहता हूं इस पर आप कमेंट कर दें कि बुनियादी तौर पर तो ये जो जमानत थी ये 2 जजेस के पास थी और उसमें एक जज ने बरी की जमानत दी और एक जज ने कहा कि नहीं, ये मतलब इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो जाना चाहिए था केस रेफरी जज के पास, जैसा कि हुदैबिया के केस में हुआ था। बोथ ऑफ वो जो जजमेंट्स हैं दे आर इन फील्ड और ये एक 3 मेंबर बेंच बना दिया गया जिसने सारा कुछ सेट असाइड कर दिया। और उसमें उन्होंने एक दिन में 3 दफा समाअत करके जो बाहर जाने की अपील थी, रातों रात, यानी इतना जल्दी और इतना तेज इंसाफ, ये तो सिर्फ शरीफ खानदान के हिस्से में आता है या कोई और किसी के हिस्से में आया होगा, मुझे नहीं पता। अगर आप जानते समझते हो तो ये बताइए कि ये सारा मामला क्या है, ये कैसे रेफरी जज की बजाय 3 मेंबर बेंच बन गया? कोई कुछ आपकी समझ में आती है? क्योंकि मैं समझना चाहता हूं, आप कोर्ट्स को बहुत ज्यादा कवर करते हैं। देखिए, समझ में तो पता नहीं, गुज़िश्ता कई महीनों से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं समी साहब, और आप भी कोर्ट्स में रहे हैं हाई प्रोफाइल केसेस में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ से बाला तर रही हैं। और ये नहीं कि ये हमारी जो हम कोर्ट को कवर करते हैं, ये बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े वो कानूनदान जिनकी जिंदगियां इन अदालतों में गुजर गई हैं, ये उनकी समझ से भी बाला तर हैं। और कुछ हसीन इत्तफाकात जो हैं वो हसीन इत्तफाक भी हो रहे हैं। उसमें एक तो फिर मामला रेफरी जज को नहीं जाता, फिर उसमें नई अदालत लगती है, उसमें जो जज साहब जो फैसला लिखते हैं वो जज साहब जो हैं जाहिर है कानून के मुताबिक उन्होंने जो फैसला किया, और माजी में भी उन्होंने फैसले दिए, वो नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर जमानत मंजूर वाला मामला होता है, मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत वाला मामला होता है, उसमें शहबाज शरीफ की जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले फिर मामला आ जाता है, फिर नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने वाला, ये वो मामला आता है। बड़ा ये हसीन इत्तेफाक है कि वो एक ही जगह लग जाते हैं। बहरहाल जज साहिबान ने तो कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। और पाकिस्तान में वैसे तो एक ये मुहावरा है कि एक कानून जो है वो मोम की नाक होती है, इसको जहां मर्जी मोड़ लिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का कानून जो है शायद ये उसके बारे में ज्यादा कहा गया है कि जो मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ चीजें देखने को मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आपने कहा, मैं समझ गया कि आप भी बड़ा मोहतात जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सबको करनी चाहिए क्योंकि जाहिर है अदलिया की जो सैंक्टिटी है वो हमारे सामने है। ये पाकिस्तान का आइन कहता है। मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बात हो रही है, जो कहा जा रहा है कि ये जो वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ये कहा कि ये जो बोसीदा निज़ाम है 1857 का, अब उसको पता नहीं 1917 का जो उन्होंने यूज़ किया, और कहा कि अब 2021 में इसको तब्दीली की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट की अपने तौर पे बात करी। मैं एक और अहम इससे जुड़ी हुई बात है, आज ये फैसला किया गया कि जो हुदैबिया का पेपर मिल का जो मामला है
उसको दोबारा तहकीकात उसकी की जाएंगी। मैं और आप हम सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे कवरेज भी करते रहे हैं, वो जो हमने सारा वो भी मामला देखा था कैसे उसको रिव्यू को वो ख़त्म किया गया। इसमें क्या मॉडस ऑपरेंडाई हो सकता है अगर हुकूमत इस केस को खोलना चाहे दोबारा? ये हुदैबिया इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे या कोई नया एविडेंस कौन सा ऐसा आएगा जिसकी बुनियाद पर वो इस केस को या इस इन्वेस्टिगेशन को वो रिवाइव कर सकते हैं? समी साहब, जो फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक जो आर्टिकल्स हैं उसमें अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं इत्तफाकन वो पढ़ रहा था कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब इसमें वो इतनी बड़ी ये रुकावट मुझे नजर आ रही है। अगरचे हुकूमत ये चाह रही है कि इसको दोबारा से खोला जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी आईनी रुकावट इसमें फंडामेंटल राइट्स के जो इस चैप्टर में लिखे गए इस आर्टिकल में जो है, मेरे ख्याल में कोई हुकूमत को बहुत ज्यादा इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें जाहिर है जब नया एविडेंस नहीं आएगा, चार्जेस सेम हैं उसमें। लेकिन ये बात समी साहब अपनी जगह मौजूद है कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा केस था, और इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्या हुआ, इसमें देखें, इसमें नैब का भी कसूर था, उसमें उस वक्त की गवर्नमेंट का कसूर था। जो इमरान खान कहते हैं ना, एनआरओ से नुकसान मुल्क को कितना होता है। एक सेकंड, ये आप वो सही ना इस्तेमाल आप करें प्लीज। आप कह रहे हैं कसूर था, भाई गवर्नमेंट मिली हुई थी ना, मिली हुई थी। तो जब गवर्नमेंट मिली हुई हो तो यही तो इमरान खान इस हद तक तो दुरुस्त है, बाकी उनकी जो गुफ्तगू है वो ज्यादा गुफ्तगू ही है, अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि सारे ये माफियाज, ये जो गवर्नमेंट्स हैं, जमातें हैं, ये आपस में मिली हुई थी और इन्होंने मिलजुल कर ये सारा कुछ किया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी रिव्यू को जो है इसको, मुझे याद है कि इसकी केस की रिपोर्टिंग की भी इजाज़त दी जा रही थी और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया इस केस को। तो अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक केस को, एक जुर्म को 2 बार ट्राई नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई इस हवाले से कोई ज़्यादा कामयाबी होगी। बिल्कुल आप सभी सब एक चीज मैं इसमें कह दूं कि देखें कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये फैसला तहरीर किया था, जो उसमें बकायदा फिर ये डेट्स के साथ बताया गया कि ये रेफरेंस पहले आता है 27 मार्च 2020 को जनरल मोहम्मद अमजद ये रेफरेंस दायर करवाते हैं। फिर 16 नवंबर 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल जो हैं वो ये रेफरेंस नया दायर करते हैं, कहते हैं जी पुराना जो था वो अबूरी था। फिर उसके बाद क्या होता है कि तकरीबन 1 साल बाद 12 अप्रैल 2001 को एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है वो खुद ये दरख्वास्त करते हैं कि ये मामला खत्म कर दिया जाए, यानी इसको इल्तवा का शिकार कर दिया जाए। इतने बरसों ये इल्तवा का शिकार रहता है। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत बाहर चले गए थे, वो चीज सारी की सारी खत्म। वही बात है ना, एनआरओ मिला और क्या हुआ, ठीक हो गया। मुल्क की तारीख का एक बड़ा केस जो है वो दम तोड़ गया। केस तो और भी बहुत सारे दम तोड़ गए हैं जिनके फैक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनका फैसला नहीं हुआ। दिल वड़ाइच, मैं और आप, हम बोल कुछ नहीं सकते, हमारे पर जलते हैं, हमारी ज़बान जल जाए अगर हम वो बात करें। लेकिन इस मुल्क में फैक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पर बहुत सारे केस जो हैं वो उड़ा दिए गए। अच्छा, मैं आप हमारे साथ ही रहिए, मैं क्योंकि मेरे साथ राना ताहिर भी हैं और अनवर अब्बास भी हैं। एक चलें और मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। ये बताइए अदील के ये जो अब जो रोका है शहबाज शरीफ को, क्या सस्टेन कर सकेगी हुकूमत? जब छुट्टियाँ ख़त्म होगी, अदालतें लगेंगी, तो उसमें ये रोक सकेंगे या ये टेम्परेरी है? देखें, इसमें रोकते अगर ईसीएल में नाम पता ये चलता है, जब ये ब्लैक लिस्ट वाला मामला आता है कि नैब ने ईसीएल में नाम डालने के हवाले से कभी इसमें समरी मूवी नहीं की थी और इसमें हुकूमत के पास कुछ था ही नहीं। यानी हुकूमत इसमें जो अभी भी रोक रही है, ये कुछ छुट्टियों का बहाना करके या कोई जी ये गलत दरवाजा खटका रहे हैं, FIA नहीं देखना, डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की डोमेन है और फलां रूल्स के तहत है, इसमें क्या रोकेंगे? इसमें देखें, एक अदालत से वो रुजू कर सकते हैं, और जब ये केस ही नैब का केस है और उसमें अदालत में उनका लोकस स्टैंडाई क्या बनेगा? बात वही है, हुकूमत नारे लगा रही है एहतसाब के, हुकूमत ऐलानात कर रही है, अपना मंशूर लेकर आ रही है, लेकिन देखा जाए तो इस मामले में उनके हाथ में कुछ नहीं, और जो कुछ चीजें हाथ में हैं भी, जो बनती भी हैं, उनमें भी उनको बेबस कर दिया गया है। जिन केसेस के हवाले से आप अभी बात नहीं कर सकते, जिन केसेस के हवाले से आप बात करते करते रुक गए, उसमें क्या हुआ?
उसमें भी देख लें क्या हुआ। अगर कोई वो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, कोई शफाफियत के हवाले से, फैक्ट सामने लाने के हवाले से कोई रियासत की मशीनरी, कोई एफबीआर, कोई इदारे, कोई चीजें, कोई डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो हुकूमत इसमें क्या करे? और ये तो इस मामले में तो हुकूमत के पास है ही कुछ नहीं सिवाय अदालत से रुजू करने के। अदालत से रुजू करेगी तो क्या होगा? कौन सी अदालत से जाके रुजू करेगी? जब लाहौर हाई कोर्ट से जाके रुजू करेगी, लाहौर हाई कोर्ट से तो रिलीफ वो मिल चुका है उन्हें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके रुजू करेंगे और आकर वो बात वही आ जाती है। उसमें फिर नैब की गलतियां। सवाल है मेरा एक आपसे, शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी कि मेरा भाई वापस आ जाएगा, 4 हफ्ते के लिए जा रहा है, 70 हफ्ते हो गए वो वापस नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसमें नहीं लिया और कहा कि बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है शहबाज शरीफ का। तो ये किसी अदालत में ये कोई फैसला, या ये कि उन्होंने जो जमानत दी और उनका भाई नहीं आया और वो बीमार भी नहीं थे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अदालत इसका कोई नोटिस नहीं लेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और कहेंगे कि जाने दें शहबाज शरीफ को? देखिए, मैं समझता हूं कि अब ये कहना भी एक, मैं समझता हूं इस पे बात करना भी फजूल है कि अदालत नोटिस लेगी नहीं लेगी। देखिए क्या हो रहा है, उसी अदालत से ही उनको ये रिलीफ मिल रहा है, कोई किसी और अदालत से नहीं मिल रहा, उसी अदालत से मिल रहा है। और उसके बाद जो मामला है जी के शहबाज शरीफ भी चले जाएंगे। नवाज शरीफ जिस तरह सिस्टम को मुंह चिढ़ा के गए हैं और बाहर बैठ के जो कुछ कर रहे हैं, इदारों पे हमले कर रहे हैं, और कोई इसकी ऑनरशिप लेने को समी साहब तैयार नहीं है। इसकी ऑनरशिप लेने के लिए कोई हल्का तैयार नहीं, हर कोई दूसरे पे डाल रहा है, किसी को कोई मालूम नहीं किसने क्या किया। और इस मामले पे भी इमरान खान रेजिस्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान इस मामले पे ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच आपका, बहुत शुक्रिया, आप बड़ी तफसील से आपने बात की। राना ताहिर साहब, ये तो ऐसा लगता है कि बस जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी तो हुकूमत जो मर्जी ऐलान कर ले, एक्चुअली उनके हाथ में कुछ नहीं है, और अदालतों से शहबाज शरीफ साहब परवाना लेंगे और सबके सामने लाते हुए, उस परवाने को लहराते हुए जहाज़ पे चढ़ेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे और बाहर जाके वही करेंगे जो उनके भाई ने किया। और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, ये अपने हाथ मलते रह जाएंगे। देखिए समी साहब, पहली बात तो मैं गुजारिश ये करूँ कि जो अभी आपने बात की हुदैबिया पेपर मिल के केस की, वो अदील वड़ाइच जो कह रहे थे, आइन के आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, वो अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन समी साहब, ये भी एक हकीकत है कि वो जो तहकीकात थी वो कर रहे थे नैब वाले, वो नैब का एक रेफरेंस था जो ख़त्म हुआ। अब हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उसकी असर नौ तहकीकात कराने का, वो तहकीकात हुकूमत FIA से करवा सकती है। FIA जो है वो, और लेकिन जुर्म तो एक ही है ना, दो दफ़ा तो तहकीकात नहीं हो सकती, वो अदालत से क्लोज हो चुका। यही तो अदील वड़ाइच बात कह रहे थे। वो केस क्लोज नहीं हुआ, वो रेफरेंस का क्लोज हुआ, वो नैब का रेफरेंस जो था वो ख़त्म हुआ। ये जो मामला है, देखिए, और शवाहिद भी, जब हुकूमत, ये सिर्फ कोई हुकूमत की तरफ से नहीं कहा गया, अदालत उज़्मा के एक साबिक जज, बड़े मोहतरम जज थे जस्टिस अजमत सईद साहब, उन्हें भी एक कमीशन का सरबराह बनाया गया था। उन्होंने जो पिछले दिनों रिपोर्ट दी उसमें भी उन्होंने इस पेपर कहा कि हुकूमत खोल सकती है इस केस को। वो भी बहुत बड़े कानूनदान हैं जस्टिस अजमत सईद, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बंद किया इस मेरी केस को। तो सुने ना समी साहब, उनके बंद करने के बाद जो शेख अजमत सईद साहब की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने अपनी ये राय दी ना कि हुकूमत इसको खोल सकती है। तो जस्टिस अजमत सईद साहब के पास भी तो कोई ना कोई कानूनी जवाब मौजूद होगा ना, जो उन्होंने हुकूमत को ये राय दी कि हुकूमत खोल सकती है। क्यों जी अदील वड़ाइच साहब, आपकी कानूनी माहिराना जो राय है उसकी हमें जरूरत है। वो कह रहे हैं FIA कर सकती है, रेफरेंस बंद हुआ है। समी साहब, मुझे आप एक बात बताएं, जो रेफरेंस बंद होने वाले नहीं थे, जो केसेस बंद होने वाले नहीं थे, जब वो बंद हो सकते हैं तो ये क्या चीज है? इसमें तो चीजें सामने हैं, इसमें तो आइन की शिक सामने आवाजें लिखी हुई, उसमें तो हमने अपनी इंटरप्रिटेशन करनी है। जिन चीजों पे इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं होती वहां पर क्या क्या मैं आपको सिर्फ एक कानून के हवाले से जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। मेरी राना साहब से कई दफ़ा इस हवाले से उन्होंने मुझे आगाही भी दी है, क्योंकि लॉ उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर जो जजेस के एहतसाब का जो इदारा है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन दो अहम जो रेफरेंसेस थे या जो मुकदमात थे, जस्टिस एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब और दूसरे जस्टिस काजी फायज़ ईसा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
उन दोनों का फैसला नहीं कर, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड्स थी चाहे वो कोई और ग्राउंड्स थी, उसको ख़त्म कर दिया। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उन मामलात पर, जो कि एहतसाब का असल इदारा है, इन दोनों मामलात पर ना वो पूरी तरह गौर कर सका और ना कोई फैसला कर सका। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि जो नहीं बंद होने थे रेफरेंस, वो भी बंद हो गए। आप सही फरमा रहे हैं अदील साहब। समी साहब, एक चीज यहां कहना चाहता हूं, कितना अच्छा होता ये जो मामला है रीओपन होने वाला। खुद शरीफ खानदान भी ये कहता, ठीक है जी, जाए एहतसाब अदालत में, हम फेस करते हैं, मनी ट्रेल देते हैं, आए नैब आमने सामने आए, आप उन्हें इतना चला समझते हैं, क्या बात की है, वाह 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 वाह। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वाले केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है जजेस के हवाले से एहतसाब का सिर्फ वो इदारा है। कितना अच्छा होता कि वो मामला वहां जाता और वहां से फैसला आता, वहां से वो उनको क्लीन चिट मिलती। मसला ये है कि एक जेस्चर जाता है सोसाइटी में, लोग क्या सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है। एहतसाब के निजाम के ऊपर जो एक लोगों का इत्मीनान है, इससे वो बहाल होता है। लेकिन ये जो फलां चीज जी, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कह दिया, उसको फलां हक नहीं मिला, ये तो आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ये हुक्मरान है इस मुल्क के, इनको चाहिए था कि आते एहतसाब अदालत में जाकर मुकाबला करते। ये जी इसको तो फिर टेक्निकल जस्टिस के पीछे जब बड़े लोग इसका सहारा लेंगे टेक्निकल जस्टिस का, तो आम आदमी तो कहेगा कि मेरे लिए और कानून है और बड़े आदमी के लिए और कानून है। दुरुस्त है आपकी बात साहब। एक सेकंड में यहाँ ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाली बात की है अदील बड़ाई साहब ने, ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई इंतजामी या सियासी लोगों पर मुश्तमिल नहीं है। वो पाकिस्तान की अदलिया के आला तरीन मनसब पर फायज लोग जो हैं उन पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उसके सरबराह है, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस उसके मेंबर हैं, 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के जो हैं वो उसके मेंबर हैं। तो क्यों उनको जजेस के एहतसाब का फैसला करने से रोका जाता है? जो आपने 2 केसेस का हवाला दिया, बिल्कुल कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही ये फैसला क्यों नहीं करने देते? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक आईनी अदारा है। नहीं, लेकिन जब उसने काम ही नहीं करना, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसले कर देने बीच में शो काज नोटिस पर भी, और कि ये रेफरेंस सही है या गलत है, तो तब वो उन्होंने रमदे साहब ने किया था, पूरा बेंच बिठा के, और इफ्तिखार चौधरी साहब का जो रेफरेंस था उसके मेरिट्स वो कभी डिस्कस ही नहीं हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो गौर ही नहीं कर सकी, वो तो उन्होंने उड़ा दिया। तो फिर ये जो जब हुकूमत ये कहती है कि ये एक बोसीदा निज़ाम है, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो फिर ये तो एक लगता है कि पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये कवानीन जो हैं ये तो मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए। जो बड़ा आदमी है उसको तो अभी इतना रिलीफ जो है अदालतों से, मुझे आपको तो किसी को नहीं मिलता। हमारी तो अपनी एक दरख्वास्त है, वो एक लग ही नहीं रही, वो तो लगती नहीं है। उसकी अर्ली हेयरिंग की भी हमने दी है दरख्वास्त, वो कहते हैं नहीं, वो मर्जी आएगी तो लगेगी। तो फिर अदील बड़ाइच कानून, फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ, आपका कमेंट। मैं तो देखें समी साहब, मैंने जिस तरह कहा कि हमारा कानून जो है ना, वो जो कहा गया था ना कि मोम की नाक है, वो शायद पाकिस्तान के हवाले से कहा गया था, जिसकी जो दिल करता है उसको अपनी इंटरप्रिटेशन के लिए उस जानिब मोड़ लेता है। अब ये देखें कि इस सारी सूरत हाल में क्या हो रहा है। इमरान खान एक केस हारे हैं, जिस केस की हम बात कर रहे हैं उनकी हुकूमत ये केस हारी है, ये बड़ा केस हारी है, लेकिन इमरान खान का बयानिया जीत गया। इसमें जो ये बार बार एहतसाब की बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, मुसलसल इमरान खान को या उनके बयानियों को अदालतों में या इन फोरम्स पे जाकर शिकस्त मिल रही है, लेकिन उनका बयानिया हर शिकस्त के साथ जीत रहा है। उसकी वजह यह है कि वो ये कह रहे हैं, वो हर जगह जिस देते हैं आगे से जी, कोई भी कहता है जी हमने तो जो हिसाब ही नहीं देना, हमसे तो पूछे ही ना, हमसे पूछेंगे तो फलां चीज पे हमला हो जाएगा, फलानी आजादी पे हमला हो जाएगा। और शुगर वाले ही मान नहीं है जी, शुगर वालों पे हाथ डाला है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम ये कहते हैं कि पुलिस का एहतसाब होना चाहिए, तो कोई ये नहीं कहता कि ये पुलिस की तौहीन है। वापडा में एहतसाब होना चाहिए, कोई नहीं ये कहता कि ये वापडा की तौहीन है। और अगर ये कहा जाए कि अदलिया में रिफॉर्म्स होनी है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तौहीन अदालत है। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो दूसरे बहुत सारे अहम इशू, ख़ास तौर पर कश्मीर का इशू, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब के एक बयान ने एक तरह से जलजला तारी कर दिया। मैं समझता हूँ मीडिया खामोश है, उसकी भी वजूहात होंगी, लेकिन हम ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, अदलिया की, एहतसाब की। और ब्रेक पर जाने से पहले हम शहबाज शरीफ साहब के मामले के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स और जजेस का एहतसाब, जुडिशल रिफॉर्म सब हमने डिस्कस किया। अब दूसरे मामले की तरफ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले अदील वड़ाइच, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि एक मुकदमा था लाहौर में जो मॉडल टाउन फायरिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि JIT जो है AD ख्वाजा साहब की सरबराही में जो बनी है वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे पूरी करके। कुछ आपको पता है क्या बना उस सारे मामले का? लाहौर हाई कोर्ट ने तो उसको रोक दिया था। जी मुझे तो कोई पता नहीं, मेरे तो कोई इल्म में नहीं है ऐसा। और उस मामले पे अगर आपको कुछ पता चला हो या किसी और को कुछ पता चला हो, ये जरा राना साहब इसकी वजाहत कर देते हैं। ये है कि जो दूसरी JIT बनाई गई थी AD ख्वाजा साहब की सरबराही में, अदालत आलिया लाहौर ने उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। जिस पर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हुक्म दिया था कि लाहौर हाई कोर्ट 3 महीने के अंदर उसका फैसला करे। लेकिन वो अभी तक साने मॉडल टाउन के जो लोग हैं वो इंसाफ के मुंतज़र हैं, जो मुतासरीन हैं, जो शोहदा हैं, वो बच्ची बिस्मा जो है वो भी इंसाफ की तालब है। ना हुकूमत इस मामले को उठा रही है, ना कोई आगे जा रहा। वो जो मासूम लोग वहाँ पे शहीद किए गए, 14 बर्बरियत की गई, उसके हवाले से किसने इंसाफ देना है और किसने हिसाब देना है, ये भी पाकिस्तान के निज़ाम से एक सवाल है। और हम ये समझते हैं कि जो रवैया किसी भी अपने कुलीग की फैमिली के साथ अच्छा रवैया अगर रखा गया वो बड़ी अच्छी रवायत है। सारे पाकिस्तान के साथ वो रवैया रख लेना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट है सबका इदारा है और सारे उसकी मोहब्बत के हकदार हैं। उनको अपनी मोहब्बत निछावर करने में बखीली नहीं होनी चाहिए। और सारे जो साइल हैं पाकिस्तान के वो ये तवक्को भी करते हैं और माशाल्लाह हमारी अदालतें इस बात की केपेबल भी हैं कि अगर वो उन सब से अच्छा सलूक करना चाहें, मोहब्बत का इजहार करना चाहें, तो इतने अच्छे जजेज़ हैं कि वो इस बात को, इसका अमली मुजाहरा भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करता। अदील वड़ाइच साहब की मुझे पता है उनके जहनों में बड़ी शरारतें रहती हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनसे बड़े सवाल करूं, लेकिन बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इस मामले में बिल्कुल ग्रे एरिया में नहीं जाऊंगा। अब अनवर अब्बास की तरफ अब्बास, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया और 2 वाक़यात हुए। एक तो इस शहर में एक बड़ी हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई आज से 2-2.5 हफ्ते पहले, और उस ब्रीफिंग में ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में ये कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं भारत की ख्वाहिश पर, और उसमें बड़ा ये गुफ्तगू की गई जिससे ये लगता था या इजहार हुआ कि आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन जो है कश्मीर के लिए वो ज़रूरी है और पाकिस्तान इसके लिए कोशिश कर रहा है ताकि ख़ित्ते में अमन हो और कश्मीरियों का पर जो जुल्म है वो उसका ख़ात्मा हो। और ये भी इजहार किया गया कि 35A शायद उसको अबॉलिश करेगा इंडिया, लेकिन इंडिया ने जो जेस्चर दिए, उन्होंने तो सरकार पाकिस्तान से कोई मदद भी एक्सेप्ट नहीं की, हालांकि लोग मर रहे हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद जो वर्किंग बाउंड्री पर जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की और जो हुआ मामला, उससे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इंडिया किसी भी तरह कोई इस मामले में संजीदा है। लेकिन इसी बीच में शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, मैं वो क्लिप चलाना चाहता हूँ। नदीम मलिक साहब हैं समा TV के, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और आर्टिकल 370 यानी जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो आर्टिकल इंडिया का 370 उसके तहत दिया गया था। और फिर दूसरा एक आर्टिकल था 35A कि क्योंकि स्पेशल स्टेटस है इसलिए जो वहाँ पर जो गैर कश्मीरी हैं वो जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, और इसका मकसद यह था कि कहीं वहाँ पर जो आबादी का बैलेंस है वो ख़राब ना हो जाए, मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत की बजाय कहीं अक़लियत में ना तब्दील हो जाए। अब 370 के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, ज़रा सुन लें। अब ये अनवर अब्बास, आपने सुना, पूरी कौम ने सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 370 भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम 35A जो है उसको हम कहते हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज नहीं हो सकती। प्यारे भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 35A है उसकी बुनियाद तो आर्टिकल 370 है ना, क्योंकि स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का। अगर वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो जाए तो बाकी तो भारत में किसी पर पाबंदी नहीं है। दिल्ली का बंदा मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, मुंबई वाला जाके बंगाल में खरीद सकता है वो, और ये तो सब कुछ 370 की वजह से जो स्पेशल स्टेटस था।
अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ट्वीट किया, ज़रा वो ट्वीट भी स्क्रीन पर चला दें। आज उन्होंने एक और टीवी पर भी इंटरव्यू देते हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला नहीं है कश्मीर से रिलेटेड कोई भी, वो शायद इसलिए कि कोई प्रेशर है या क्या है। लेकिन इसमें भी वो कह रहे हैं लेट मी क्लियर, इसमें ये नहीं कह रहे क्लियरली अपने इस ट्वीट में कि वो जो 370 के हवाले से जो बात कही गई वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट कही गई, 370 रेलेवेंट है पाकिस्तान के लिए और हम चाहेंगे कि वो उसको रिवाइव करे भारत, ना कुछ नहीं है, बिल्कुल 370 का जिक्र ही नहीं है। और ये एक बड़ा बिनाइन सा एक इन्होंने वो दे दिया ट्वीट। और अनवर अब्बास, ये सब क्या हो रहा है? फॉरेन ऑफिस में आते जाते हैं, किसी कोई परेशानी है फॉरेन ऑफिस में? ये तो बिल्कुल ही यू टर्न नहीं है, तो ये तो ट्रिपल यू टर्न लग गया। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज हैपनिंग, जिसकी पर्दादारी जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, कुरैशी साहब काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देते हैं और ये अभी से कंफ्यूज नहीं, ये जब से आए हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर ये कंफ्यूज ही रहे हैं। लेकिन 370 के बारे में ऐसा बयान तो पहले कभी नहीं आया ना। बिल्कुल, अब आया ना ये बयान, तो ये कंफ्यूजन माजी की कंफ्यूजन से तो मुख्तलिफ है ना भाई। ये ब्लेंडर करना पहले भी नहीं, ये ब्लंडर है या ये बड़ी प्री मेडिटेटेड है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक ब्रीफिंग में भी इस तरह की बातें की गई कि बिल्कुल 35A जो है उसके हवाले से बात की गई वहां पर भी। अभी तो मकबूजा कश्मीर के एक बीजेपी के लीडर हैं अश्वानी कुमार, उन्होंने भी शाह साहब के बयान को लेके बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी कर दी और इंडियन मीडिया पे ये स्टेटमेंट काफ़ी हाइप क्रिएट कर गया कि पाकिस्तान ने ये एडमिट कर लिया है कि आर्टिकल 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। 370 आर्टिकल कश्मीर को बाकी इंडिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टेटस देता है, वो उसकी एक थोड़ी सी अलग हैसियत की शनाख्त है। 370 आर्टिकल नो डाउट वो इंडियन आइन के तहत है, हम उसे उस तरह रिकग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन वो आर्टिकल बुनियाद बना है कि कश्मीर को जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से जो एक जुदागाना हैसियत हासिल थी वो ख़त्म हुई और अब वो बाकी इंडिया की तरह आम एक अब कश्मीरी नहीं बल्कि एक इंडियन शहरी है 35A में। 35A ख़त्म होने की बुनियाद ही 370 आर्टिकल का अबॉलिश होना है। और कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि ये इंडियन आइन के इंडिया के, उन्होंने कहा कि इंडिया का अंदरूनी मामला है 370 बेस है जिस पर चल के इंडिया ने 35A को इम्पोज किया कश्मीर में। तो ये तो एक अदील वड़ैच, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ये क्या है भाई, कुछ आपकी समझ में आ रहा है? आप फॉरेन ऑफिस भी बड़ा जाते हैं। समी साहब, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा, यही वजह है कि इस हवाले से कुछ लोग इसकी गलत इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं और ये है कि पसे पर्दा जाहिर है कुछ ना कुछ तो चल रहा है, बातचीत चल रही है, जो इनफॉर्मल किस्म की जो एंगेजमेंट है वो तो है, लेकिन क़यादत की जानिब से इस तरह का बयान देना, इंटरव्यू देना और उसका फिर उसकी कंट्रोवर्सी बनना और उसके बाद फिर ट्विटर के ज़रिए उसकी वजाहत करना और फिर फॉरेन ऑफिस में हम दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में अनवर साहब भी वहाँ पर ज़ाहिर मौजूद होते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि इस मामले पे चल क्या रहा है। देखें, ये बात तो है कि जिस तरह तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी कहा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये जो बैकडोर राब्ते हैं, इन बैकडोर राब्तों में पाकिस्तान बहुत गेन करने की इसलिए पोजीशन में है कि जब टेबल पर बैठने से कबल इंडिया को, मैं समझता हूं पाकिस्तान को पहले टफ टाइम देना चाहिए इंडिया को। उसकी रीजन ये है कि इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, इंडिया के इंटरनल हालात इस वक्त इतने खराब हैं, इतना उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी है। अदील, बात यह है कि अगर जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, जो सीक्रेट टॉक्स हैं, उनमें तो आप हर चीज़ ओके भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। पब्लिकली अगर आज आप ये बात कह रहे हैं कि 370 उनका इंटरनल मामला है, तो कल जब आप टेबल पे बैठेंगे तो फिर आप ये क्या कहेंगे कि अब आपका ये इंटरनल मामला नहीं है, दुनिया आपका मजाक नहीं उड़ाएगी। आप क्या जो CBM करने के लिए आप गिव अप कर रहे हैं, इसका मतलब यह आपने गिव अप किया, आप भूल गए, छोड़ गए, इसका तो सीधा सीधा मतलब है ये। दूसरा समी साहब, मैं बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूं कि ये वो वक्त नहीं था कि आप इस तरह का बयान दें, ये वो वक्त नहीं है कि आप ये तासुर दें कि जी हमें कोई जल्दी है, हम पहल करना चाहते हैं, हमें तो कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, जल्दी तो भारत को है। तो हम ऐसा बयान देकर और हमने अभी टेबल पर जाकर फॉर्मली बैठना है, तो वहां जाकर तो फिर वो हमारा मौकफ खुदा ना खास्ता कमजोर पड़ जाएगा। पड़ चुका है, कमजोर पड़ क्या जाएगा।
और अभी भी जो ट्वीट आया, मुझ पर जाना है, लेकिन अभी भी जो ट्वीट आया शाह महमूद कुरैशी साहब का, एक बड़ा बेनाइन सा ट्वीट है और इस पर बात ही नहीं कर रहा है। और अभी ढोल बजाए जा रहे हैं दौरा सऊदी अरब पे, वो भी क्योंकि ब्रेक पर जाना है, तो ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं कि जो असल मामला है, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जिसने 4 जंगें हुई और आज तक हमारी जो इकोनॉमी और हम जो फैटअप से बाहर हैं, जो भी वेस्ट का जो हम ब्रंट जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका प्रेशर वो इसी पर है कि कश्मीर को गिव अप कर दो। और अब अगर उसको गिव अप कर रहे हैं तो अब ये ढोल बजा रहे हैं, इसके सऊदी अरब के दौरे के कामयाबी हुई होगी डेफिनेटली, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन कश्मीर, उस पर यह कहना कि ये 370 इंटरनल मामला है इंडिया का, इससे बड़ा मैं समझता हूं शर्मनाक स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती। और खामोश है सब। इस पर फिर एक सवाल तो बनता है ना कि नवाज शरीफ ने फिर क्या जुर्म किया था अगर अब 370 भारत का इंटरनल मामला है। यहां पर एक छोटा सा वक्फा, जब वापस आते हैं तो फिर इसी इशू पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कश्मीर के इशू पर यह बताया जा रहा है कौम को कि इंडिया बात करना चाहता है, इंडिया ने हमसे रब्ता किया होगा, बिल्कुल हम आपकी बात पर यकीन रखते हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे बड़े सवाल उठते हैं। अगर इंडिया की इंटेलिजेंस और इंडिया की फ़ौज जो है उसकी ये ख्वाहिश है, तो फिर ये 2 मई को अनवर अब्बास जो ये हुआ, जो वाक़या हुआ, जिस तरीके से वर्किंग बाउंड्री पर सब कुछ किया और हम ये कोशिश करते रहे कि ये बस खबर दब जाए, जो मामला हुआ उस पर बात ना हो। लेकिन इंडियन इंटेंशन, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत की कोई इमदाद एक्सेप्ट नहीं की। लोग वहाँ पे मर रहे हैं सड़कों पर, उन्होंने सरकार पाकिस्तान की इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। तो कहाँ पर हैं वो जो इंटेंशंस बताई जा रही हैं कि इंडिया बड़ी अब ख्वाहिश रखता है कि वो कहता है कि जी आइए मिलें, आपस में बैठकर बात कर लें और किसी और को ना डालें और ये हमने बड़ा नुकसान कर लिया है। ये कहाँ पे ख्वाहिश है? मेरा नहीं ख्याल कि भारत की कोई भी ऐसी ख्वाहिश है। ये हम कहते हैं कि भारत की ये ख्वाहिश है। अगर ये ख्वाहिश होती तो वो 2 मई को चरवाहा सेक्टर में 3 ट्रैक्टर लेके और बाकायदा आके हमारे एरिया में खुदाई कर रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं। इवन स्नाइपर बुलेट्स पाकिस्तानी पिकेट्स पे फायर की गई और जवाब में हमने सीटियाँ बजा दी और भोंपू बजा दी, उन्हें वार्निंग दी कि आप हमारे इलाके में खुदा के लिए वापस चले जाएँ। ये यानी हमने गोलियां नहीं चलानी, आप वापस चले। हाँ, ये हमारी अच्छा डिप्लोमेसी है। इसका मतलब ये है कि वी आर सीरियस, we have been serious in the past and we are serious again, we are looking for peace, but there is no desire on the part of India so far। ये इंडिया का आपको बताता है कि इंडिया की अप्रोच क्या है इस वक्त, कि अगर वो इतना ही सीरियस होता तो कोरोना से आने वाली असिस्टेंस पाकिस्तान की रिजेक्ट ना करता, वो इनकार ना कर देता कि हमें नहीं चाहिए आपसे असिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। कोई ना कोई जेस्चर दिए जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए दौरा सऊदी अरब पर। ये मैं मुशाहिद साहब का भी एक तज्जिया पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो बेसिकली, क्योंकि अब सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब अमेरिका पर एतमाद नहीं कर सकता। जो बाइडन जो हैं वो तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात भी नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं जी मैं तो शाह सलमान से बात करूँगा। और इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, अगर रीअलाइनमेंट अगर को करनी है तो उसमें पाकिस्तान भी इस वक्त अमेरिकी बेवफाई का शिकार है। इधर ख्वाहिश तो बहुत है, हमारे यहाँ तो तड़फते जा रहे हैं सारे जिनसे भी बात की जाती है, अमेरिका से इतनी उनकी मोहब्बत है। और सऊदी अरब भी जो है वो भी बेवफाई का शिकार है। तो फिर इस सारे मामले में चाइना ने बहुत वेलकम किया जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मामला हुआ, जो ट्रिप हुआ, बड़ा एक लिहाज से कामयाब ट्रिप भी हुआ। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बेसिकली ईरान ने जो इनिशिएटिव था, इस सारी मूव के पीछे चाइना है, क्योंकि ईरान के साथ भी चाइना की $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो इसीलिए सऊदी अरब ने ईरान को भी एक जेस्चर दिया कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो जो एक रीअलाइनमेंट है उसमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब विद द बैकिंग ऑफ चाइना, ऑल्सो रशिया ज्वाइनिंग इट। और अगर अफ़गानिस्तान में पीस हो और इस किस्म का पीस हो कि जिसमें आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जा सकें, तो वो जो सी पैक है उसका पूरे इस खित्ते को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अमेरिका जो है उसने तो चुन लिया है इंडिया उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फॉर द नेक्स्ट probably 5, 10, 15 years। अनवर अब्बास जी बिल्कुल,
अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के साथ कोई इस वक्त मौजूदा ताल्लुकात ज़्यादा खुशगवार नहीं है, ना खुशगवार हैं, और यही सूरत हाल दरपेश है सऊदी अरब को भी एक तरह से धुतकार दिया गया। तो दो मायूस अफराद पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका की बेवफाई का शिकार होकर आपस में गिले शिकवे कर रहे हैं, और यही चीज़ है जो दोनों को करीब लाई है और दोनों को एक दफ़ा फिर और इसमें चाइना का रोल बहुत अहम है, क्योंकि चाइना इस इलाके की एक फाइनेंशियल पावर है। जी बिल्कुल, और सीपैक में भी सऊदी अरब को शामिल किया गया था, सऊदी कंपनीज भी आई थी, सऊदी कंपनीज काम भी कर रही थी सीपैक में। और अब जो दौरा होगा ईद के बाद सऊदी अरब का जो डेलीगेशन आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे एग्रीमेंट होंगे जो सीपैक का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, इसमें सऊदी अरब को तकरीबन 10 मिलियन जो है लेबर फोर्स की जो आगे ज़रूरत पड़ेगी। जो न्यू विजन है मोहम्मद बिन सुलेमान का, नियोम सिटी और दीगर जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें, और इसमें गुमान है कि इस दौरे में उस जो वर्क फोर्स है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से सऊदी अरब कबूल करेगा और उसके हवाले से हतमी चीज़ें होंगी। इसके अलावा सऊदी डेवलपमेंट फंड $500 मिलियन पाकिस्तान को दे रहा है, जो पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से हैं। लेकिन इसमें ये कि जो एक चीज़ थोड़ी सी अहम है कि हमें सारे तनाजुर में कश्मीर को नहीं भूलना, क्योंकि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें पॉइंट 11 में एक रूटीन के अल्फाज में ये कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है हम उसको वेलकम करते हैं और कश्मीर का मसला बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। हालांकि इससे ज़्यादा जो एक स्पेस दी गई है वो यमन के इशू को दी गई है, वो सीरिया के इशू को दी गई है और लीबिया के इशू को दी गई है, लेकिन कश्मीर को शायद उसका इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं कि अभी आपके पास 1 मिनट है फॉर योर कमेंट। पर मेरे ख्याल में तो इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। खुदा करके हमारे ताल्लुकात जो हैं अब वो कोई बहाली की तरफ जा रहे हैं। जो एक सर्द मोहरी थी और जो एक सूरत हाल बन गई थी 2020 में, उसके बाद मैं तो इसको पॉजिटिवली देखता हूँ। और जो मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है और जिस तरह अपनी इकोनॉमी को वो शिफ्ट कर रहे हैं, वो ऑयल की इकोनॉमी से अपनी डिपेंडेंस निकाल रहे हैं, तो उनको भी ये सूट करता है। और जिस तरह चाइना फिर ईरान, पाकिस्तान, ये सारा जो सीपैक के हवाले से, और यहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी लगाने का भी उन्होंने कहा था, बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी, तो उनको ये सूट करता है, हमें भी ये सूट करता है। और हमें जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात करें, बड़ा फायदा है सऊदी अरब, आप ये कह रहे हैं इसका बड़ा फायदा है। और फायदा वही, और जो कहते हैं ना, वो जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में कि रजे यार जड़ा है, जो हमें हर मुश्किल वक्त में हमें मदद के लिए आ जाता है, असल में हमारी वो मदद करता भी है। तो ये मैं तो उसको बड़ा पॉजिटिवली। ठीक हो गया। राना साहब आपके पास आधा मिनट है। देखें समीर साहब, बात यह है कि मैं अनवर अब्बास साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मायूस होने के बाद ये कदम उठाया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े बरादराना, पिछले साल जो थोड़ी सरदमेरी भी आई थी। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक एटमी कुव्वत है और एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो अमेरिका से ना पाकिस्तान को पहले कोई तवक्को थी ना अब है। आपने जो बात की कि चाइना का इस सारे मामले में बहुत अहम किरदार है और ये रीअलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, फैसला आप खुद का, चीज़ें आपके सामने है। दौरा बड़ा ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब और आर्मी चीफ वहाँ पर थे, बड़ा ज़बरदस्त दौरा था। और उसके बाद फिर जनरल कमर जावेद बाजवा का अफ़गानिस्तान का भी बहुत अहम दौरा। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ा पिवटल रोल है, पिवट है पाकिस्तान इस वक्त इस खत्ते में। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी बड़ी अहमियत है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हमें अपनी जो अहमियत है और अपनी जो ताकत है उसका अंदाज़ा करके अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको सही सिमत में डालने की हमें ज़रूरत है और कुछ दलेराना फ़ैसले करने की ज़रूरत है। ये जो खुशामदी जहन है, ये जो पुराना जहन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में जिसको ग़ुलाम बना लिया वेस्ट ने, उस सोच से अगर निजात मिल जाए तो पाकिस्तान बहुत एक अजीम मुल्क बन सकता है और एक न्यूक्लियर पावर है। और जो लोग हैं वो इतने रिजिलियंट हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि हर मुसीबत और हर आफत का मिलकर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। कल तक इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।